तो हाउसकीपिंग टिप्स है, प्लीज कीप योरसेल्फ mute throughout the session. If you have any questions, you can ask during the presentation by unmuting yourself, and please give feedback on the WhatsApp group that we have created. So agenda है, why seriously think about financial planning, current financial industry, what is financial planning, and our philosophy, how we do financial planning process, and who is financial planner, and about a SEBI registered investment advisor. So I start with my introduction. So myself, Nitin Sawant. I am an MBA in finance from Pune University. 13 years personal finance experience. By qualification in financial planning, certified financial planner from FPSB, Financial Planning Standard Board USA. I will explain in further कि क्या है. Also, we are a SEBI registered investment advisory firm, license holder from the SEBI. वो भी आगे देखेंगे डिटेल्स में. ऑल्सो आई हैव डन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रॉम IIM इंदौर in behavior, financial behavior management. Founder in member association of registered investment advisors in India, and currently executive director at NSWell. Also director at a fintech company called Safe Hands. About health, I am a marathon runner, mountaineer, cycling, and I do regularly yoga. So about myself. So we start with the why. Seriously think about financial planning first. First है कि changes in inflation rate and interest rate. So आज के डेट में if you check current interest rate, inflation rate और interest rate हम देखेंगे. पहले देखेंगे inflation क्या है. In 1980 2020 किस तरह से inflation rate बढ़ा है, एंड 2030 और 40 में क्या हो सकता है. तो राइस का है ₹4 था, अभी 48 रुपीज है. वीट का प्राइस था 2.25, अभी है 7.89. वड़ा पाव का प्राइस था 0.025, अभी है 10. 12% इन्फ्लेशन रेट है. मसाला डोसा 3 रुपए का था, आज 30 रुपए है. टूथपेस्ट 4 रुपए का था, आज 45 रुपीज है नॉर्मल. अच्छा, उसमें भी क्वालिटी देखा जाए तो उसके प्राइस ज़्यादा है. सो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से हमको आज सीरियसली थिंक करने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है. इन्फ्लेशन रेट का मैं एक सैम्पल बता देता हूँ. एक रेस्टोरेंट का बिल है 1985 का. दिस इज अ बिल जो आपको मैंने बोला कि प्राइजेस कैसे थे और आज कैसी है. तो शाही पनीर का रेट था 8 रुपये, दाल मखनी का 5 रुपये, रायता का और समथिंग, और रोटी 10 पैसे में थी. तो आज के रेट्स आपको पता है किस तरह से. सो दिस इज वन इन्फ्लेशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि किस तरह से इन्फ्लेशन हो रहा है. और आज मैंने पहला टॉपिक ये लिया है कि इन्फ्लेशन क्या है, बिकॉज वो आपको समझना जरूरी है कि महंगाई क्या है. एंड देन हम सेकेंड पॉइंट समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है. तो इंटरेस्ट रेट जो है, जो आज हम कॉल करते हैं ब्याज का रेट या ब्याज दर मराठी में बोलते हैं. तो ये है इंटरेस्ट रेट का साइकिल 1995 से आज तक का. तो पहले आपको पता हो गया कि 5 साल में पैसे डबल होते थे. तो तकरीबन 15% का इंटरेस्ट रेट था, 15-16% का. तो उस टाइम 5 साल में पैसे डबल होते. आज धीरे धीरे होके वो ब्याज दर आया है 3-4-5% के तकरीबन. तो इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं. तो अपने करंट लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट का, वो आगे देखेंगे. ये रियल रिटर्न, आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उसमें इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि एफडी का रहेगा या स्टॉक मार्केट का रहेगा या म्यूचुअल फंड का रहेगा या एनी अदर असेट क्लास, आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्फ्लेशन से कम रहेंगे तो आपको रियल रिटर्न नेगेटिव मिलेंगे. इसलिए हमने एग्जांपल लिया है इन्वेस्टमेंट ए 3% आपको रिटर्न मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न, और इन्फ्लेशन रेट है 4.5%. ओके, सो आपको जो रियल रिटर्न मिल रहा है तो 1.5 से माइनस मिल रहा है. दूसरा है इन्वेस्टमेंट बी, जिसके ऊपर 5% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और इन्फ्लेशन है 4.3,
तो आधा टका आपको रियल रिटर्न मिल रहा है। तो नॉर्मली हम जब अपने लाइफ पे देखते हैं तो रियल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है या क्या होते हैं लोगों को पता नहीं है। जो भी इंटरेस्ट मिलता है वी आर हैप्पी विद दैट, और जो भी रिटर्न मिलता है इसका इम्पैक्ट अभी क्या होता है अगले लाइफ में। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके फ्यूचर के गोल्स के लिए वो आपको इनफ नहीं होगा, बिकॉज आपके रियल इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बट आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल रिटर्न। सो यू हैव टू चेक वेन एवर यू इन्वेस्ट एनीवेयर इन एनी एसेट क्लास, you have to check the what is the real return I am going to get in that investment. अभी हम देखेंगे कि these are the reasons कि हम financial planning क्यों चाहते हैं, जिसमें से एक है if you are able to answer कि how you will your family survive financially in case of death and disability of a bread earner। कुछ हो जाता है तो अपने मेंबर फैमिली मेंबर में से डेथ और डिसेबिलिटी आ जाए तो क्या हो जाता है, आपके पास एक क्वेश्चन है नहीं होगा तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। हु विल पे द हॉस्पिटल इफ यू आर इन आईसीयू, आप आईसीयू में रहेंगे तो कौन पे करेगा, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। व्हाट इफ योर हाउस होल्ड असेट्स आर गेट डिस्ट्रॉयड इन फायर, आपके घर या असेट्स को फायर लग जाती है तो इन दैट केस आपका टेक केयर कौन करता है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। हाउ विल यू सर्वाइव इफ यू लूज योर जॉब, आज के डेट में पैंडेमिक सिचुएशन जिस तरह से चल रहा है आपका जॉब लॉस हो जाता है तो आप सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। यू शुड हैव दिस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपके पास। हैव यू डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स, आपने आपके फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन किए हैं कि मुझे पैसे लाइफ में किसके लिए चाहिए। डू यू हैव अ 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लान की 360 एंगल से आपके लाइफ को देख सके, ये आपके पास है क्या, ये आप अवश्य इसका आंसर होना चाहिए आपके पास। हाउ मच कमीशन डू यू पे ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट यू बाय, सो इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स, आपको पता है, यू शुड नो द आंसर ऑफ दिस। हाउ यू लॉस्ट मनी, हैव यू लॉस्ट मनी एवर इन इन्वेस्टमेंट्स, आपने किया है क्या वो चेक करिए। डू यू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट्स और पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, आपको समझता है। डू यू नो हाउ मच यू नीड टू योर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए आपको पता है, और आर यू इन्वेस्टिंग फॉर दैट। सो दिस आंसर विल कवर इन नेक्स्ट सेशन। तो व्हाई सीरियसली थिंक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, आज के डेट के स्पेंडिंग हैबिट्स हैं कि नॉर्मली 95 टू 2000 इरा में या पीरियड में हम पहले हमारे पास इनकम आता था, हम सेविंग करते थे फिर एक्सपेंसेस करते थे। 2000 से 25 तक ऐसा सिचुएशन हुआ है, पहले इनकम आता है फिर एक्सपेंसेस होता है फिर सेविंग होता है। एंड नाउ द इरा इज 2015 टू 25 ऐसे हो रहा है कि पहले एक्सपेंसेस कर रहे हैं फिर इनकम कमा रहे हैं और फिर सेविंग हो रहा है। इजंट इट रियलिटी, आप मुझे चार्ट करके बता सकते हैं दिस इज रियलिटी और नॉट। तो इस तरह से स्पेंडिंग हैबिट्स है हमारे, तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। आज के डेट में आपको पता है कि आपकी गुड लाइबिलिटीज क्या है और बैड लाइबिलिटीज क्या है, आपको पता होनी चाहिए। Why seriously think about financial planning? The money flow has increased and so has uncertainty, insecurity and stress and expenses. आज के डेट में पैसे का फ्लो बड़ा है, आपके पिताजी जितना अर्निंग करते थे उससे 10 गुना हम अर्निंग कर रहे हैं, बस उसके साथ हम अनसर्टिनिटी है, इनसिक्योरिटी में है और स्ट्रेस और एक्सपेंसेस है करंट लाइफ में, जो पहले आपके पिताजी जब अर्निंग करते थे तब नहीं था। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। केवॉस इन मनी मैनेजमेंट, तो बिकॉज ऑफ फ्लो वी हैव अ केवॉस कि किसको प्रायोरिटी देनी है इन टर्म्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। प्रोडक्ट बेस्ड फाइनेंशियल सोल्यूशन, आज के डेट में हम जो एडवाइस कर लेते हैं तो नॉर्मली प्रोडक्ट बेस्ड फाइनेंशियल सोल्यूशन पे करते हैं, जैसे कि लोन का प्रोडक्ट रहता है या इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट रहता है या कोई भी म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट लेता है, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स। so nobody is there to get a advise us to have a customized advice. So financial planning gives you a customized advice. And then last one is are you getting unbiased financial advice? Unbiased means the the advice whatever you are getting, are you, that advice is unbiased or a bias with any product like property broker रहेगा तो property sell कर रहा है, या ज्वेलर्स वाला रहेगा तो गोल्ड एडवाइस कर रहा है।
So are you getting that unbiased advice in terms of investments? तो क्या कॉमन प्रॉब्लम है कि पुअर सैलरी, देन मंथ एंड प्रॉब्लम्स, सैलरी रहेंगे तो मंथ एंड प्रॉब्लम, नो सेविंग्स, इंक्रीज डेट, लोन बढ़ रहा है, and tax burdens is one of the major problem in this, and the poor return on investment. So this is one of the biggest nowadays the poor return on investments है. तो आप खुद सोच सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न कैसे आ रहे हैं और हम देखेंगे आगे. तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया कि इंश्योरेंस में, तो बहुत जन को एक पता नहीं रहता है कि इंश्योरेंस में रिटर्न्स कितने आते हैं, कैसे रहते हैं. नॉर्मली इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के रिटर्न्स 4 to 5% से ज़्यादा नहीं रहते हैं. और इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है. अभी रिसेंटली कुछ पॉलिसीज आई थी मार्केट में जो आपको फिक्स कमिटेड रिटर्न दे रही थी. तो वो कैसे दे रही थी और वो गारंटेड बता के ले रही थी. तो उसका एक ये लिया है एग्जांपल कि प्रीमियम जाता है, उन्होंने बताया था 1.33, 10 साल पे करना है और फिर आपको 1-1 लाख रुपए वापस मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट. तो आपके पॉकेट्स में से इतने पैसे जा रहे हैं एनुअल प्रीमियम और आपको पैसा मिल रहा है इतना. तो इस हिसाब से कैलकुलेशन किया तो 4% से 5% के ऊपर रिटर्न जा नहीं रहा था. बट वो मार्केटिंग इस तरह से कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि बहुत पैसे मिल रहे हैं. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. देन कि SIP के रिटर्न 5 सालों में जिन्होंने लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किए हैं, स्मॉल और मिड कैप में तो निगेटिव रिटर्न है. दो पर मंथ 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका 5 साल का रिटर्न 60,000 इन्वेस्ट किया है और रिटर्न दिख रहा है 61,000. तो ऑलमोस्ट 1% रिटर्न है 5 साल के. तो SIP के रिटर्न कितने हैं. देन स्टॉक्स के रिटर्न ऑलमोस्ट 2008-9 से मैंने लिखे थे यहाँ पे कि स्टॉक्स के रिटर्न किस तरह से है. रिलायंस इंडस्ट्री रहे, नाम बड़े हैं ये सब कंपनीज के, भारतीय एयरटेल, टिल ऑलमोस्ट 2017 जब तक जीरो नहीं था तो 9 साल के रिटर्न जीरो थे. विप्रो के रिटर्न, ACC के रिटर्न, LNT के रिटर्न ऑलमोस्ट 10-10 साल के स्टॉक्स के रिटर्न जीरो के बराबर थे. सो आर वी इन्वेस्टिंग इन द राइट एसेट क्लास? यू हैव टू चेक. म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. लास्ट भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट 10-12 साल से अर्निंग्स नहीं है उसके, उसके बावजूद भी दीज आर द म्यूचुअल फंड कंपनीज होल्डिंग दिस. रियल एस्टेट का भी पता है लास्ट 5 साल के रिटर्न नहीं मिले हैं. तो दीज आर द प्रॉब्लम. म्यूचुअल फंड में भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स 10 साल में लोग म्यूचुअल फंड में स्टिल होल्डिंग्स है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग की क्यों जरूरत है हम ये देख रहे थे. तो यहाँ पे और एक कटिंग है इकोनॉमिक टाइम्स का. हाफ ऑफ द इंडिया स्टाफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, उसका एक सर्वे निकाला था कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना है आज के जनरेशन में. सो हाउ डू मोस्ट ऑफ इन्वेस्ट. नॉर्मली हम जो इन्वेस्ट करते हैं किस तरह से करते हैं. हार्ड सेलिंग, मतलब कोई हमारे पीछे लगता है तो हम बाय करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, या स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड से लेके लोन से लेके इन्वेस्टमेंट्स वी डू. सिंपथी, कोई रिलेशन में रहता है आप ले लो, मेरा टारगेट अचीव हो रहा है इसलिए हम लेते हैं. एक्सपायरिंग स्कीम्स, स्कीम्स एक्सपायर हो रही है, बंद होने वाली है, या कुछ अभी कभी कुछ मिलने नहीं वाला है इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं. या कोई इम्यूलेट करता है हमको कि इसने लिया है उसको अच्छा मिला है तो मेरे को मिलेगा, इसलिए रिटर्न वाले प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं. इनकम टैक्स के डेडलाइन रहते हैं इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली. तो बहुत सारे लोग हैं जो इनकम टैक्स का डेडलाइन देख के इन्वेस्ट करते हैं. एंड दैट फ्री एडवाइस. सो कोई एडवाइस देता है तो हम इन्वेस्ट करते हैं. सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एडवाइस इन दिस वर्ल्ड इज अ फ्री एडवाइस. सो दीज आर द रीजन, मतलब ये सब रीजन है जो हमारे पास जो लोग आते हैं इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं. सो नॉर्मली फाइनेंशियली फेल क्या क्यों होती है फैमिली. तो दिस इज वन फ्यू रीजन. लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन. आज इंडिया में स्कूल्स या कॉलेजेस में भी फाइनेंशियल एजुकेशन एज सच नहीं होता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट आर द रिस्क. तो इसलिए फाइनेंशियल व्हेन टू रिटायर पता नहीं है किसको कि कब रिटायर होना है. नो डिफाइंड गोल्स, गोल्स डिफाइंड नहीं है कि हम पैसे किस लिए सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने.
हाउ मच मनी टू सेव फॉर डॉटर्स मैरिज और गोल्स, पता नहीं है। हाउ शुड हैव हैड अ पावर ऑफ अटर्नी, शुड आई हैव अ पावर ऑफ अटर्नी, आपके पास हर एक के पास, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे रहेंगे, तो इफ यू आर अ सिंगल होल्डर अकाउंट होल्डर, आर यूर स्पाउस, आपकी पत्नी आपके अकाउंट में से पैसे निकाल सकती है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, क्या तो पावर ऑफ अटर्नी। मेरा जो लोन चल रहा है वो एक्सपेंसिव है क्या है, पता नहीं है। रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हम बाय करते हैं। फॉरगॉट टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम, जो लोग, मैंने अभी सर्वे देखा था एच डी एफ सी लाइफ का आया था, 95% इंश्योरेंस पॉलिसीज दोज हु बाय ऑन फ्रॉम देयर पोर्टल, they forgot to pay the insurance premium or not able to renew this policies. No idea how to claim hospitalization, नहीं पता रहता है हमारे डेली रूटीन्स में। so these are the reason families fail financially। आइडियल सिचुएशन क्या चाहिए कि प्रीमियम रिमाइंडर्स या प्रीमियम पे रेगुलरली हो जाए। यू शुड नो व्हेन टू रिटायर। सो आज के डेट में रिटायर का डेफिनेशन ऐसा है कि जिस दिन आप पैसे के लिए काम करना छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट। सो इट्स नॉट लाइक रिटायरमेंट एज इज 60 और लाइक दिस वे। You can't be retire at 60 or you can be retire at 50 also. It depends on the what your thought in life to take a financial freedom. देन डॉटर्स मैरिज के लिए कितना पैसा होना चाहिए, पावर ऑफ अटर्नी लिख के रखा है कि हमने घर में, या विल है क्या, टैक्स, अवॉइड टैक्स पेनल्टीज, पर्सनल लोन कम करें, ये सब चीज़ें आइडियल सिचुएशन है और ये आप कर सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। रिटायरमेंट इश्यूज है, रिटायर न्यूक्लियर फैमिलीज, आज के डेट में रिटायरमेंट इज द बिगेस्ट इशू वर्ल्ड वाइडली। फ्यू रीजन फॉर दिस इज द न्यूक्लियर फैमिलीज, नो और पुअर पेंशन। मोस्ट ऑफ द, मतलब इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी अभी पेंशन बंद कर दिया है, तो बाकी के केस में तो बताने की जरूरत नहीं है आप सबको। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इंक्रीज, आज के डेट में जो एक्सपेंसेस चल रहे हैं लाइफस्टाइल के वो इंक्रीज हो चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल से लेके खाने के ऊपर। लाइफस्टाइल डिसीज इंक्रीज हुए हैं, क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज, लाइफ लॉन्जिविटी बढ़ी है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटोरेटिंग। सो दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द रिटायरमेंट। तो एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे जन को एक नॉर्मली फियर रहता है कि मेरा रिटायरमेंट इस अच्छी तरह से मैंने प्लान किया है। तो एक एग्जांपल, मैं मैंने अब तक बहुत सारे इवेंट किए, तो अभी आज हम फेस टू फेस है लेकिन बात नहीं कर सकते, बट एक एग्जांपल सबको शेयर करता हूँ मैं कि आपके डेली 2 वक्त की रोटी का भी आप प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कितना पैसा लग सकता है। तो हमें एक्सपेंसेस प्लान करते हैं कि आज के डेट में एक कपल को 240 रुपीज लग रहा है 2 वक्त के रोटी के लिए। ओके, और 10 साल में एक और डबल हो रहा है। एग्जाम्पल, आज के डेट में एक 30 एज वाला कोई है यहाँ पे और उसके घर में 2 वक्त के लिए 240 रुपीज लग रहा है दिन का, पर डे कॉस्ट। 10 साल में कम से कम ये डबल हो जाएगा, तो इफ यू चेक द प्राइस विल गो 480 रुपीज। 20 साल में वही कॉस्ट 960 रुपीज हो जाएगी और 30 साल में वही 2 वक्त की रोटी की प्राइस हो जाएगी 1920 रुपीज। सो 2 वक्त की रोटी के लिए 30 साल के बाद आपको 1900 रुपये डेली पे करना पड़ेगा। मैंने 10 साल में पकड़ा है कि इन्फ्लेशन 10 साल में डबल हो जाएगा, तो 5% इन्फ्लेशन पकड़ा है एवरेजली। तो हमने देखा फर्स्ट स्लाइड में कि इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट खाने का 7 to 8% है, बाकी के केस में तो ज़्यादा ही है, बट खाने का हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 1% आर द वेल्दी पर्सन आर द वेल्दी, 4% मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 32% आर स्टिल वर्किंग, ओनली 5% पीपल आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आफ्टर द एज ऑफ 60। अभी ये क्यों मैंने बताया यहाँ पे, क्योंकि इफ यू चेक 1900 इंटू 365, तकरीबन 6 लाख से 7 लाख रुपए पर एनम का आपका एक्सपेंसेस होता है 2 वक्त की रोटी के लिए। इफ यू टेक अ रिटायरमेंट ऑफ 60 एंड आपको एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 90 तक, तो आपको कम से कम 2 वक्त के रोटी के लिए 2 या 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट आती है इफ यू आर इन 30, 2 वक्त की रोटी के लिए। सो दैट इज काइंड ऑफ, सो 2 करोड़ का प्लानिंग आज के डेट में आपके रिटायरमेंट के होते समय आपने किया है क्या, ये हमेशा याद रखिए।
तो हम एक सर्वे हुआ था, उसमें रिजल्ट आया था कि ओनली 5% आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आफ्टर द एज ऑफ 60. ओके, सो इन विच कैटेगरी डू यू वांट टू बिलोंग, यू शुड चेक योरसेल्फ. और आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ. तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपको समझ में आ सकता है. बागबान सबने देखी है कि बागबान मूवी में अमिताभ की क्या हालत हुई थी. इफ यू डिपेंड्स ऑन द फैमिली. एक इकोनॉमिक टाइम्स का जो सर्वे है कि इंडियन रिटायरमेंट सिस्टम्स रैंक्स लास्ट इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स. इंडिया का नंबर पेंशन प्लानिंग के ऊपर सबसे लास्ट आता है. तो यू कांट डिपेंड ऑन द, जैसे कि डेवलप कंट्रीज में पेंशन मिलता है इफ यू आर नॉट वर्किंग और यू आर नॉट एबल टू गेट द फूड, कि गवर्नमेंट फंड कर रही है. तो इंडिया में वैसे सिचुएशन नहीं है पेंशन में. आपको खुद को प्लान करना होगा आपके लिए. जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्किंग लाइफ रहती है 30 साल की और रिटायरमेंट लाइफ है 30 साल. तो आपको इस 30 साल में नेक्स्ट 30 साल का प्लान करना है इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट टेक केयर. और ये जो जनरेशन है अभी की, ऐसी सिचुएशन है कि उसको अभी बच्चों का भी टेक केयर करना है और माँ बाप का भी टेक केयर करना है. बट आई एम वेरी मच श्योर कि नेक्स्ट जनरेशन को जो आपके बच्चे रहेंगे वो आपकी टेक केयर कर नहीं पाएंगे, बिकॉज उनको उनको खुद को उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी या उनके बच्चे को. तो दे डायरेक्टली विल से दैट कि आपको खुद को प्लानिंग करने की जरूरत थी. यू कांट बी डिपेंड ऑन द चिल्ड्रंस मनी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड. ओके, सो करंट फाइनेंशियल इंडस्ट्री. हाँ, तो अभी मैं हमारा जो सेकंड टॉपिक था कि फाइनेंशियल करंट इंडस्ट्री किस तरह से वर्क होती है. तो देयर आर मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स देने वाली कंपनी है. इंश्योरेंस इक्विटी ब्रोकिंग वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज रहती है, लोन्स वाली कंपनीज रहती है, एफडी वाली एफडी या बॉन्ड्स हमको मिलते हैं, या कमोडिटीज कंपनीज रहती है. दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनते हैं. और डिस्ट्रीब्यूटर्स है इसको सेल करने में या आप तक पहुँचाने वाले, जो कि बैंक्स रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस रहते हैं, उस जैसे मोतीलाल ओसवाल और रिलायंस ब्रोकर और एंजल ब्रोकिंग. दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस. देन आईएफए रहते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एजेंट. देन एजेंट्स रहते हैं. देन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट रहते हैं. और लास्ट में आप रहते हैं. ओके, तो करंट फाइनेंस इंडस्ट्री इस तरह से वर्किंग कर रही है लास्ट 60-70 ईयर्स से इंडिया में. तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी तो आपके आता है. करंटली द लॉयल्टी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर लाइज विद द मैन्युफैक्चरिंग एज दे आर कॉम्पेंसेटेड बाय देम. सो जो बीच वाले जो काम कर रहे हैं, जो कि उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, उनकी लॉयल्टी आज के डेट में मैन्युफैक्चरर से, बिकॉज दे आर पेइंग देम फॉर देयर कमीशंस और पेमेंट्स. बैंक में सैलरीज मिलती है, ये मैन्युफैक्चरिंग हाउस की तरफ से एजेंट्स को कमीशन मिलता है. सो इसलिए हम करंट फाइनेंशियल इंडस्ट्री वर्क कर रहे हैं. हम जो वर्क कर रहे हैं वो रिवर्स वे से वर्क कर रहे हैं. सो वी अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एंड select the best product in the manufacturing. So we work on the reverse way, not to manufacturing to members. So this is the way we work. हेल्थ और वेल्थ दोनों इंडस्ट्री जिस तरह से काम करती है कि डॉक्टर्स रहता है और पेशेंट रहता है. डॉक्टर्स और पेशेंट डॉक्टर्स को फीस देता है और एडवाइस लेता है. और मेडिसिन हम कमीशन के ऊपर मेडिकल शॉप से लेते हैं. वेल्थ में भी सेम ऐसे अभी जो सिचुएशंस है कि क्लाइंट्स प्रोडक्ट बाय करते हैं. नॉर्मली ऑल प्रोडक्ट में कमीशन रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेविंग अकाउंट से लेके लोन्स तक, एवरी हैज अ कमीशन. So there is no concept of a doctor. So we work as a financial doctor with a legal proof. I will show how we are working for that. So anybody who is providing financial advice for free is not actually providing financial advice. ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि जो आपको फ्री एडवाइस मिल रहा है इट्स नॉट अ फ्री, और वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं हो सकता. और लीगली भी अभी लॉ पास हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ आगे. दो एक्सट्रीम्स हम लाइफ में जीते हैं. एक तो सिचुएशन ऐसी रहती है कि ये सब टेंशन क्यों लेना, और इस तरह से जियो की जिंदगी ना मिले दोबारा, कि पैसे आ रहे हैं खर्च करो. और दूसरे रहते हैं कि कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कि जिस तरह से एक पैसा नहीं खर्च करना है, सब पैसे सेव करना है आपकी लाइफ में,
और तो दीज आर द टू एक्सट्रीम। तो एक क्यों होता है नॉर्मली टू एक्सट्रीम्स? एक तो क्लैरिटी नहीं है कि किस लिए क्यों चाहिए पैसे और कितना चाहिए। यहाँ पे पता नहीं है कि किस लिए पैसा चाहिए, और इस सेकंड वाले पिक्चर में उसको पता नहीं है कि कितना इनफ है मेरे लाइफ के लिए, कितना इनफ है। सो फाइनेंशियल एडवाइजर प्लानर का रोल है आपको एक क्लैरिटी देना, आपका फाइनेंशियल प्लान निकाल के कि आपके लिए कितना इनफ है और यू कैन हाउ मच मनी यू कैन एंजॉय इन योर लाइफ। तो आज के डेट में हमारी लाइफ इस तरह से, ये हाथी का जो दिख रहा है आपको पेंटिंग इस तरह से है। हाथी के ऊपर जो लोग हाथ लगा रहे हैं उस तरह से अपने को दिख रहे हैं। जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है वो हाथी है, और जो साइड वाले सब जो है दीज आर द फाइनेंशियल एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जिस तरह से देख रहा है उस तरह से वो हाथ लगा रहा है आपके आपको उस तरह से सोच रहा है। जैसे कि आपको एडवाइस अलग अलग लेवल पे मिलता है। एक कहानी है बचपन की जिसमें ये दिखाया था कि हाथी को आग आग पे पट्टी बांध के हाथी के कुछ डिफरेंट एंगल्स है या अवयव है जिसको हाथ लगाया तो ये क्या है, तो सभी ने अलग अलग आंसर दिए। तो एक ने स्नेक है बोला, एक ने फैन है बोला, एक ने पैर को हाथ लगाया तो ये ट्री है बोला, एक ने पूंछ को हाथ लगाया तो रोप है बोला। इस तरह से हमारी फाइनेंशियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन है कि जो भी आपको हाथ लगा रहा है वो उस तरह से सोच रहा है। पोस्ट में जाते हैं तो आपको अलग एडवाइस मिलता है, बैंक में जाते हैं तो अलग एडवाइस मिलता है। सो देयर इज नो 360 एंगल का हमें डिग्री से हम प्लानिंग कभी सोचते नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी हिज उस थॉट प्रोसेस है उस तरह से आपके आपके लाइफ में सोच रहा है। सो यू नीड अ 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग, दिस इज अ solution you require। so तो सॉल्यूशन क्या है इस केस में? यू हैव टू थिंक 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कि फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ आप इंश्योरेंस में देखो, या सिर्फ आप विल और सक्सेशन में देखो, या सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सोचो, या सिर्फ एफडी का सोचो। सो यू हैव टू थिंक 360 एंगल, देन आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। व्हाट इज आवर फिलोसॉफी? तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैंने अब तो आपको जो कवर किया वो थोड़ा सा रिकैप करते हैं और एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसके बाद मैं जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, हमने क्या क्या देखा है, और जिसको स्लाइड नहीं दिखी थी वो भी रिकैप करता हूँ। तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है। तो इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हुए थे। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई दर जिस तरह से बढ़ रहा है उसके रिटर्न्स हमने यहाँ पे दिखाए हैं कि 1980 में क्या था, 2020 में क्या रेट्स है, आगे जाके कैसे हो सकते हैं। फिर मैंने आपको एक प्रूफ दिखाया था, एक रेस्टोरेंट का बिल है 1985 का, मेरे पास पुराने बहुत सारे बिल्स हैं ग्रोसरी के वगैरह, वो भी आपको दिखा सकते हैं। देन मैंने आपको दिखाया कि इंटरेस्ट रेट कैसे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या कितने थे 15 साल पहले, 15 से 20% तक थे। तो रियल रिटर्न क्या होता है, आपके जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो रहते हैं उसमें से इन्फ्लेशन माइनस किया तो आपको रियल रिटर्न मिलता है। तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय आपको रियल रिटर्न कितना मिला उस असेट क्लास से वो सोचना है, ना कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। और these are the some questions that everybody should have and you should have an answer of this। कि डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है तो फैमिली सर्वाइव हो पाएगी, या मैं हॉस्पिटल में रहूंगा या आईसीयू में रहेगा तो बिल पे कैसे कर सकता हूँ, या मेरे फायर लग जाती है मेरे घर में या असेट्स को तो क्या होगा, हु विल सर्वाइव, जॉब लूज हो कर गया तो मैं सर्वाइव हो पाऊंगा क्या नहीं हो पाऊंगा, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है। देन whatever the products I buying will I get, कितना कमीशन मेरे लिए जा रहा है और कितना मनी लॉस्ट मैंने किया है अभी तक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। ये स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में पता है क्या मुझे, और रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए। देन हमने देखा कि आजकल लोगों के हैबिट्स क्या है 2005 से लेके 2015 से लेके 25 तक का। देन मैंने लाइबिलिटीज मतलब लोन जो रहते हैं, कौन से लोन अच्छे हैं कौन से लोन बैड लोन है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। देन व्हाई सीरियसली थिंक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए।
देन प्रॉब्लम्स देखें कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम, पुअर सैलरी, मंथ एंड प्रॉब्लम, नो सेविंग्स, इंक्रीज डेट, टैक्स बर्डन और पुअर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में से तो हमने देखा पहले इंश्योरेंस पॉलिसीज, हाउ इट दे वर्क, नॉट मोर देन 4 to 5% रिटर्न है, बट आपको बताया जाता है बहुत सारे मिल रहे हैं, हमने कैलकुलेशन किया, वो एग्जांपल लिया। देन एसआईपी के रिटर्न आज बहुत जो शो से एडवर्टाइज चल रहा है, म्यूचुअल फंड सही है, सब कर रहे हैं, क्रिकेटर से लेके स्टार्स, बट 5 साल के एसआईपी के रिटर्न लार्ज कैप फंड के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो तो निगेटिव है, उनके 1% रिटर्न है। तो आर वी इन्वेस्टिंग राइट एसेट क्लास? स्टॉक्स 5-7 साल से स्टॉक्स के जो रिटर्न है, एक्सेप्ट रिलायंस इंडस्ट्री, निगेटिव रिटर्न है 10-10 साल से, 11-11 साल से, और बड़े निफ्टी में जो कंपनी है उसका बात कर रहा हूँ मैं। म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके होल्डिंग्स, भारती एयरटेल जैसा स्टॉक 10 साल से म्यूचुअल फंड कंपनी बाय करके बैठी है, उसमें रिटर्न्स नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे करते हैं इसका मैंने बताया, हार्ड सेलिंग, सिंपैथी, एक्सपायरिंग स्कीम्स, इमुलेट करता है या टैक्स डेडलाइन रहता है तो, और फ्री एडवाइस कोई देता है तो हम लेते हैं। मैंने ये भी कवर किया कि वाई फाइनेंशियल फैमिलीज फेल, आइडियल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए आपके लाइफ में, न्यूक्लियर फैमिलीज क्या रहती है, रिटायरमेंट इश्यूज जो आते हैं तो क्यों 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 आते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज पुअर पेंशन और नो पेंशन, सो दीज आर द रीजन। देन मैंने एग्जांपल लिया कि 2 वक्त के रोटी के लिए प्लान किया तो एटलीस्ट आपको 2 करोड़ लगने वाला है, तो हैव यू प्लान फॉर दैट? तो परसेंटेज मैंने बताया कि कितना है। तो करंट फाइनेंशियल इंडस्ट्री वर्क किया कि मैन्युफैक्चरर से लेके हम हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं और वी गेट दैट प्रोडक्ट्स। तो हम किस तरह से काम करते हैं रिवर्स वे से। हेल्थ और वेल्थ जैसे हम फीस के ऊपर काम करते हैं, और मेडिसिन प्रोडक्ट्स हम जैसे बाय करते हैं कमीशन के ऊपर। तो आज के डेट में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ डॉक्टर। तो 2 एक्सट्रीम्स हमने देखे कि लाइफ में जीते समय जिंदगी ना मिले दोबारा, और सेकंड है कि पूरा मारवाड़ी जैसा कंजूस थॉट प्रोसेस रखना। और हम जब आपके लाइफ को देखते हैं तो 360 एंगल से देखना चाहिए, कि ना कि आग बंद किया और आदमी आपको छू रहा है तब उस एंगल से वो दिख रहा है उस तरह से। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? 360 डिग्री आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। तो हम वो कैसे करते हैं, हमारी फिलोसॉफी क्या है? अभी 1 घंटा हो चुका है, तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बराबर। एक 2-3 मिनट में 5 मिनट में हम ज्वाइन करेंगे वापस। तब तक के लिए यू कैन लिसन वन, हैव ब्रेक एंड मैं एक वीडियो लगाता हूँ तब तक। मल्होत्रा साहब, ये जो ग्रेचुइटी के अगेंस्ट आपने 50,000 का लोन मांगा है, आप जानते हैं इसके बाद आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। आपने हमेशा दूसरों को हमारी इन्वेस्टमेंट और बचत स्कीम के बारे में एनकरेज किया है, मगर खुद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी कमाया वो बच्चों की जरूरतों और मांगों पर खर्च कर डाला। सर, हमारी ताकत तो हमारे बच्चों की मुस्कानें हैं। वो पैसा ही किस काम का अगर ऐन वक्त पर बच्चों के काम ना आ सके। अब ऐसे भी सर, रिटायरमेंट के बाद का मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स डिपॉजिट। तो 4 फिक्स डिपॉजिट, 8 बाजू, सारे के लिए इतना बहुत है मेरे लिए। मैं MBA करना चाहता हूँ। कहाँ से? लंदन से। लेकिन इतने सारे पैसे लाऊंगा कहाँ से? पर्सनल लोन कर देता हूँ आपके लिए, बस यहाँ पर साइन कर दीजिए। 24 घंटे में लोन, 1 घंटे में लोन, 5 मिनट में लोन, प्रसाद की तरह लोन बांटते। बस आप खाली साइन कर देना। Thank you.
उड़ने दे तू ख्वाब तेरे बांधना तूने सपना तेरा हक है तेरा बढ़ के छू ले इसे रोकने से रुकेंगे ना फिर तेरे हौसले बादलों से मिला आंखें ऊंचे पर है तेरे तेरा विश्वास हूँ मैं तेरी आवाज हूँ जो लिख दे आसमां पर तेरी आजाद हूँ तेरी परवाज़ हूँ मैं तेरा आगाज़ हूँ जो लिख दे आसमां पर तेरी आजाद हूँ We started with a vision of helping people to live their dreams. Thanks for listening. This is a song that we have created for financial freedom activity that we are doing for our clients. So again, we start with a solution what we have, which helps you to give a मतलब आपको 360 एंगल से आपको एडवाइस कैसे किया जा सकता है, इसलिए हमने सोल्यूशन है. तो क्या है सोल्यूशन? तो फर्स्ट देखते हैं हमारी फिलोसॉफी क्या है. और फाइनेंशियल प्लानिंग इज द सोल्यूशन. ठीक. और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है बाय डेफिनेशन? तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस. ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मैं आपको दिया और आप फाइनेंशियल इज अ प्रोसेस. The process of identifying your goals by defining needs and aspirations, converting them into the quantified values considering inflation. तो पहले हम क्या डिसाइड करते हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या है और आपके एस्पिरेशन क्या है. उसके दिन आज उस ज़रूरतों की क्या वैल्यू है और इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से वो वैल्यूएशन क्या हो सकता है आगे जाके, उसका प्लान बनाना. करंट के आपको जो कैश फ्लोज है, इनकम्स है, एक्सपेंसेस है, वो इनफ है क्या वो गोल्स पूरे करने के लिए या ज़रूरतें पूरे करने के, उसका प्लान बनाना मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग है. उसमें हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं देखते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइस एनालिसिस करते हैं आपको ज़रूरत है कि नहीं है. ऐसे नहीं कि सबको ज़रूरत है. तो जैसे मैंने बोला कि जो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उस केस में प्राइमरी कुछ बेसिक ज़रूरतें रहती है. जैसे कि अपने को मेडिकल शॉप जो जब हम जाते हैं तो सर्दी बुखार जब नॉर्मल रहता है तो हम डायरेक्टली बाय करते हैं प्रोडक्ट्स. बट आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है. वैसे हम बिफोर टेकिंग क्लाइंट वी अंडरस्टैंड कि आपको रियली ज़रूरत है या आपके फाइनेंशियल उतने कॉम्प्लिकेशन है या आपको इन्वेस्टमेंट्स है या प्लान नहीं है
तो जरूरत है क्या ये पहले चेक करते हैं, देन ओनली वी टुक एज अ क्लाइंट। नहीं तो हम एडवाइस नहीं देते या बोलते हैं ये खत्म करो या सिर्फ लोन रहेगा तो लोन रिपेमेंट करो, और अनलेस अनटिल आपको जरूरत नहीं होगी तो हम आपको क्लाइंट करके नहीं लेते हैं। तो एक आपका इंटरव्यू होता है बिफोर टेकिंग अ फाइनेंशियल प्लानिंग क्लाइंट, तो दैट इज वी कॉल्ड एज अ एडवाइस नीड एनालिसिस। देन हम आपका डेटा कलेक्शन लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारा एक खुद का पोर्टल है, वहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है आपका पूरा, जो मैं आगे दिखाऊंगा किस तरह से हम लेते हैं। इनकम, एक्सपेंसेस, आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन है, इनकम, सैलरीज, ऑल दिस। देन सेटिंग अ फाइनेंशियल गोल्स, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए, क्या रहते हैं। नॉर्मली लोगों को गोल्स क्या होने चाहिए हम सिर्फ सिखाया जाता है कॉलेजेस में, या कॉलेजेस में हमने कभी राइट किया होता है, बट आपके डेली रूटीन में आप जब आते हैं तो भूल जाते हैं कि वी शुड हैव गोल्स। तो फाइनेंशियल गोल्स कैसे होने चाहिए वो हम सेट करने को हेल्प करते हैं। देन वी अंडरस्टैंड योर कैश फ्लो, कि करंट के जो कैश फ्लो है किस तरह से है, आपके गारंटेड है या नॉन गारंटेड है, बिजनेसमैन रहेगा तो अलग कैश फ्लो रहेंगे। देन वी टुक द रिस्क प्रोफाइल टेस्ट। तो रिस्क प्रोफाइल टेस्ट ऐसा टेस्ट है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। जैसे कि रिस्क प्रोफाइल टेस्ट, जैसे कि ब्लड टेस्ट लेते हैं डॉक्टर्स और अंडरस्टैंड करते कि इस क्लाइंट को या इस पेशेंट को कितने पावर की गोली देनी चाहिए, वो कब डिसाइड होते हैं उसका ब्लड टेस्ट लेने के बाद। सेम हम आपका रिस्क प्रोफाइल टेस्ट लेते हैं, देन हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट ज़रूरत है या नहीं है। ओके, ये आप बहुत जन को पता भी नहीं होगा कि फाइनेंस इंडस्ट्री ऐसी वर्क करती है, बट दिस इज अ वे टू वर्क। और ये गाइडलाइन है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये सेबी का गाइडलाइन है, और उन्होंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन किया है कि आपको क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल टेस्ट रखना है। जब हमारा ऑडिट होता है तो वो देखते भी है कि किस किस क्लाइंट का किस किस रिस्क प्रोफाइल है, उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट एडवाइस किया या नहीं किया है। ओके, सो दिस इज अ प्रोसेस। देन डिराइव द एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपने गोल जो डिसाइड किया है उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी इन्वेस्ट इन द मनी इन एनी एसेट क्लास एंड देन वी डिसाइड कि ये पैसे कब आपको यूज करने वाले। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया रहता है, या एफडी में किया रहता है, या गोल्ड में किया रहता है, एंड देन वी जिस तरह से ज़रूरत आती है तब यूज़ करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि एक एग्जांपल लेता हूँ, आप बॉम्बे से, पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अज्यूम करते हैं आपकी मीटिंग के लिए जाना है, और आपको किसी ने बताया कि आपको मीटिंग के लिए जाना है, तो आप कितने स्पीड से जाएंगे। तो नॉर्मली हमारी स्पीड रहती है 70 to 80 स्पीड रहती है, बट मैंने आपको बोल दिया कि 3 घंटे में जाना है, तो स्पीड क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा 100 पर आवर किलोमीटर जाना पड़ेगा। वो कैसे डिसाइड हुआ या डिराइव हुआ। तो नॉर्मली हम डिसाइड करके चलते हैं 70-80 से। अभी सिचुएशन ने बोला हमको कि आपको 3 घंटे में मीटिंग में जाना है, तो यू हैव टू गो बाय 100 पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर से। then only you are able to achieve that goal or you can able to attend that meeting। सेम ऐसा हो गया कि 2 घंटे को मैं बोला आपको 2 घंटे में वहाँ पे मीटिंग है और आपको जाना है, तो आपको डिराइव क्या आया कि 150 पर आवर स्पीड से आपको जाना होगा मीटिंग के लिए, तो ही आप रीच हो पाएंगे। तो हम डिसाइड करके कोई भी एसेट क्लास नहीं करते हैं, डिसाइड करके इट शुड बी अ डिराइव। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा एसेट क्लास अच्छा है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप आए और आपको मैंने एफडी दिया, आप आए आपको स्टॉक मार्केट में शेयर्स दे दिया, आप आए सिर्फ एफडी दिया, वो मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। आपके गोल्स क्या है और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, उस हिसाब से डिराइव होता है वो सिचुएशन के हिसाब से। सेम आपको बोला किसी ने 1 घंटे में आपको मीटिंग पहुँचना है, तो आपको 300 पर आवर से जाना पड़ेगा, ऐसे डिसाइड होता है, डिराइव होता है। बट वो जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो हम सामने से आपको बोलते हैं कि आपके कोई गोल्स अचीव होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे नहीं कि आप देखेंगे होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ये गोल्स अचीव नहीं हो सकते तो नहीं अचीव हो सकते। देन रीअलाइनमेंट, आपको पता चल जाएगा कि कुछ गोल्स अचीव नहीं हो रहे, तो आपको सामने से बताएंगे दीज आर द गोल्स यू हैव टू पोस्टपोन और प्रीपोन। कुछ केस में प्रीपोन भी हो सकते हैं, कुछ केस में पोस्टपोन भी हो सकते हैं। देन कैश फ्लो प्रोटेक्शन,
ये सब हम गोल डिसाइड करने के बाद पहली स्टेप आती है कि आपका प्रोटेक्शन, जो भी पैसे है आपके पास उसको प्रोटेक्ट करना। आप आपके घर में जो असेट्स है जिससे इनकम आ रहा है उनको प्रोटेक्ट करना, जो कि समझो खुद रहेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस है क्या बराबर, नॉर्मली दिस इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्लानिंग। देन असेट्स कुछ तो हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आ जाएगा, देन घर का इंश्योरेंस आ जाएगा, कार के इंश्योरेंसेस आ जाए। ये सब इंश्योरेंस का प्लानिंग यहाँ पे होता है। हर एक इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन का नीड ज़रूरत के हिसाब से, और ये शुड नॉट बी, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उससे नॉट मोर देन 3 to 5% आपका कॉस्ट वहाँ पे जाना चाहिए इंश्योरेंस प्लानिंग में। तो नॉर्मली हम बहुत सारे प्रीमियम पे करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान, और इंश्योरेंस कवर इनफ नहीं रहता है, तो यहाँ पे इनफ कवर लिया जाता है और कम से कम सस्ते प्राइस में जितना हो सके, बिकॉज इंश्योरेंस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इज ए एक्सपेंसेस। तो आवर ऑब्जेक्टिव टू हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस आउटफ्लो और एक्सपेंसेस इन योर लाइफ। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किस तरह से, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, उसको क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। समझो कोई बिजनेसमैन रहेगा और कुछ हो जाता है तो उसके सब पैसे लाइफ इंश्योरेंस में आने वाले सब कर्जे में चला जाएंगे या फैमिली को मिलेंगे, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देयर आर सम टिप्स if you do in the insurance policies, no banks or a lender touch that money, मतलब आपके पैसे कोई टच नहीं कर सकता आपके फैमिली के बिना। सो ऐसे कुछ एक्शंस रहते हैं जब लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं तब आपको लेना चाहिए, या वी रिकमेंड दैट। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का हमारा जवाबदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन जो भी आपके 100 रुपये में से 95 और 92 रुपीज़ इंश्योरेंस को एक्सपेंसेस जाके रहते हैं, उसका हम रिवाइज कैश फ्लो प्लान करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपके गोल के हिसाब से, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। और हर क्वार्टरली, हर 6 मंथली, डिपेंड्स ऑन यूर अवेलेबिलिटी, हम और रिव्यू करते हैं आपके पूरा एक प्रोसेस का। सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस करने के बाद जब आपका प्लान बनता है तो प्लानिंग में हम जो प्रायोरिटी रखते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपका इमरजेंसी प्लानिंग का, कुछ भी इमरजेंसी आती है तो आपको इमरजेंसी फंड कहाँ पे कितना रखना चाहिए उसका प्लानिंग करना। देन रिस्क प्लानिंग, जैसे कि हम उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, असेट इंश्योरेंस। गोल बेस्ड प्लानिंग, आपके जो गोल्स है उसका प्लानिंग करना, जैसे कि नॉर्मली रहते हैं एजुकेशन, मैरिज, हाउस, कार, वेल्थ। देन रिटायरमेंट प्लानिंग, अर्ली और लेट रिटायरमेंट का प्लानिंग करना। एंड देन विल, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, इस तरह से ये सब चीज़ों को प्लान करना। दीज आर द वेज वी वर्क इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्शंस। We work as a financial coach with an unbiased advice, objective and tax efficiently. आपको जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, end of the investment maturity or goal maturity, that money should get a tax efficiently. Now we'll explain about us, what we are. Established in 2008, started full-fledged operations in January 2010. With a true unbiased, client-focused, fee-based financial planning firm. We are the first fee-based financial planning firm in entire Western Maharashtra. We are the first license holder, SEBI registered investment advisory till date. Then to provide financial advice to our members for achieving financial goals by doing financial planning. तो जो भी clients हमने लिए हैं financial planning का goals रख के उनको advise कर रहे हैं। Currently our presence in Pune and Sangli, advising more than 200 families as a member. So जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि we are a certified financial planning firm. So we have a 3 certified financial planners in the organization. So certified financial planner is the highest certification in the personal finance. It is recognized in 26 countries across the world. Syllabus covers all aspects of financial planning with a प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एग्जाम, मतलब आपके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लाइफ में क्या निकाल सकते हैं उस हिसाब से हमने सॉल्यूशन यहाँ पे निकाले हैं और उस हिसाब से हम गाइड कर रहे हैं। तो दिस इज अ CFP सर्टिफिकेशन जो मैंने बोला कि MBA फाइनेंस करने के बाद हमने किया है। देन SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो
रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या है ये आपने कभी सुना नहीं होगा, बिकॉज लाइमलाइट में नहीं है अभी, बट सेबी इज वेरी एग्रेसिव कमिंग ऑन दिस, बिकॉज दिस इज फॉर द इन्वेस्टमेंट्स और दिस इज फॉर द क्लाइंट्स फेवर। इसलिए ये अलग सा जैसे डॉक्टर्स और मेडिकल शॉप है, तो इस तरह से सेबी ने एक अलग फाइनेंशियल डॉक्टर्स की कम्युनिटी बनाने का ठान लिया है, और उसका एक लॉ भी है इंडिया में, पास हुआ है 2013 में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो उसमें क्या क्या बोला है उन्होंने, तो दे वर्क एज ए इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एथिक्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन एज ए कंपलसरी बोला है, जो हम आगे देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस कैसे होना चाहिए, कितने होने चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कौन सा लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें पैरामीटर दिए हैं, तो उस हिसाब से हमारा ऑफिस का है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपको कमीशन मिल रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट से, और रेगुलरली ऑडिट होता है सेबी का जब हम एडवाइस करते हैं, और रिकॉर्ड कीपिंग, हर एक क्लाइंट का एडवाइस रिकॉर्ड कीपिंग कम से कम 7 साल रखना है जो हम एडवाइस करें, और डॉक्यूमेंटेड एडवाइस, ऐसे नहीं कि मैंने आपको व्हाट्सएप में कर दिया और वो एडवाइस कंसिडर किया जाएगा, नहीं, इट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। सो दिस इज द सेबी रजिस्टर RI पैरामीटर। हम देखेंगे एक वैल्यू ऑफ सेबी रजिस्टर एडवाइजर। एक सेबी रजिस्टर एडवाइजर आपको क्या वैल्यू देता है? आज तक आपने बहुत सारे एडवाइजर्स देखे होंगे, नॉर्मली जो मिलता, पहला एडवाइजर मिलता है आपका खुद का फ्रेंड, उसको क्वालिफिकेशन रहता है बट फ्री में अपने एडवाइस दे देता है, ओके। दूसरा रहता है इंश्योरेंस एजेंट, नॉर्मली जो हमारे इंडिया में इंश्योरेंस एजेंट्स कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ काम नहीं मिला तो ही बिकम द इंश्योरेंस एजेंट, सो दिस इज द सिचुएशन, बट विद क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए मार्केट में बहुत सारे मिस सेल्स और मिस एडवाइस होते हैं। या अपने को एडवाइस देता है एक बैंकर, जो उसको सैलरी पे किया जाता है बैंक्स की तरफ से, और उनके टारगेट अचीव करने के लिए अपने को प्रोडक्ट दिया जाता है। बट एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस ला सकता है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट है क्वालिफिकेशन, unbiased and transparent and research capacity. These are the basic requirement of when you become a SEBI registered advisor. So the first qualification हम देखते हैं कि only advisor with the required qualification including mandatory certification in financial planning and portfolio management are qualified as RIA. तो qualification compulsory नहीं किया, ऐसे कोई आया है और बैठा है और आपको एडवाइस दे, तो ऑल आर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ये एडवाइस दे सकते हैं, और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी स्ट्रीम्स, मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्ट्रीम्स। Unbiased and transparent. RIAs only earn via fees. So whatever our earning, our 100% earning from the client fees. So we don't get any kind of commission from any man exception for advice. This means they have no hidden commission or income from any investment recommended by the free from bias. तो एक ये होता है कि सेबी ने रियलाइज किया कि बायस अप्रोच हमेशा ह्यूमन बीइंग को आता है, कौन सा भी प्रोडक्ट एडवाइस करो, स्टार्टिंग फ्रॉम रियल एस्टेट या ज्वेलरी शॉप, everywhere there is a percentage decide, and वो बायस अप्रोच नहीं आ सके, एक ट्रूली अनबायस्ड फाइनेंशियल एडवाइस होना चाहिए। इसलिए सेबी ने कंपल्सरी डील किया, आपको किसी भी काइंड का कमीशन अलाउड नहीं, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो द्वारा अवेलेबल इन द मार्केट। सो एक हम डिफरेंसेस देखते हैं क्या रहते हैं। एक बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस कि एक तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास एक टैक्स सेविंग फंड रहता है, एक रहता है रेगुलर प्लान, एक रहता है डायरेक्ट प्लान। तो प्लान सेम ही रहता है बट उसमें डिफरेंस देखिए, रेगुलर प्लान एक ब्रोकरेज ओरिएंटेड रहता है, इसको कमीशन मिलता है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, और एक प्लान रहता है डायरेक्ट, वहाँ पे कमीशन नहीं मिलता है। जो प्लान मार्केट में अवेलेबल है बट अपने पास बहुत सारे लोगों के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे पड़ता है, देखिए कैसे कि NAV जो दिख रहा है 50 का NAV है रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में जो NAV है वो 54 है। अभी डायरेक्ट प्लान का NAV ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसके एक्सपेंसेस कम है, और एक्सपेंसेस क्यों कम है, जहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे 2% एक्सपेंसेस है और यहाँ पे एक्सपेंसेस है 0.029, तो ऑलमोस्ट 50 जो प्रोडक्ट सेल करता है, एडवाइस करता है, उसको रेगुलर प्लान में 2% का कमीशन मिलता है, और यहाँ पे सिर्फ 1% का मैनेजमेंट फीस जाता है, वही उतना यहाँ पे लेते हैं, ओके। सो दिस इज अ डिफरेंस। तो जहाँ पे कमीशन मिलता है वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और हम बाय करते हैं, तो दिस इज अ 1% डिफरेंस नॉर्मली रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान। ये आपको पता होगा या आपने एडवर्टाइज देखा होगा, बहुत सारे एडवर्टाइज में दिखा रहा है कि आज के डेट में कि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए।
तो आपके लॉन्ग टर्म में एनएवी डिफरेंस मिलता है। ये तो नॉर्मल है, आज हम काम कर रहे तो हम फी लेते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। बिग डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि एक फंड, आईडीएफसी का फंड आपको क्यों एडवाइस किया और रिलायंस टैक्स सेवर के फंड तो 100 है मार्केट में, बट मेरे लिए कौन सा अच्छा है ये डिसाइड कैसे होता है आज प्रैक्टिस इंडस्ट्री में। जहाँ से कमीशन मिलता है वो प्रोडक्ट एडवाइस होता है, मतलब रिलायंस ने ज़्यादा कमीशन दिया तो उसका प्रोडक्ट एडवाइस करो, या आईडीएफसी ने ज़्यादा कमीशन दिया तो उसका प्रोडक्ट एडवाइस करो। तो रिलायंस टैक्स सेवर फंड 10 साल से आज 5 साल के रिटर्न है 4%, और यही आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज का फंड है 10%। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस जो नॉर्मली हम नहीं देखते या भूल जाते हैं हमारे रेगुलर रूटीन में। दिया है हमने, नॉर्मली बाय कर लेते हैं ब्लाइंडली। तो देयर इज नो फ्री लंच एनीवेयर। इफ यू बाय रॉन्ग प्रोडक्ट आपके रिटर्न्स में इम्पैक्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ अनबायस्ड फाइनेंशियल एडवाइस और taking advice from the SEBI registered investment advisor. SEBI registered advisor monitor and regulated. All RIAs, all registered investment undergo periodic audit होता है हमारा, जो भी क्लाइंट को हम एडवाइस करते हैं उसका ऑडिट होता है SEBI गाइडलाइन के हिसाब से। ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन आपको डिलीवर देते हैं उसका रिकॉर्डिंग रैंडमली चेक किया जाता है कि आपने बराबर दिए कि नहीं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू SEBI लॉ वी हैव टू मेंटेन 50 लाख रुपीज नेटवर्क। 50 लाख रुपए कम से कम नेटवर्थ रखना पड़ता है। आज हमारे पास अवेलेबल है इफ यू आर टेकिंग अ सेबी लाइसेंस। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा और मैंने सेबी का लाइसेंस है। यू हैव टू मेंटेन 50 लाख का नेटवर्थ कंपनी के नाम पे एंड नीड टू पे 5 लाख रुपीज मेंटेनिंग दैट लाइसेंस एवरी 5 ईयर्स। तो हर 5 साल में आपको 5 लाख रुपए सेबी को देना है और वो लाइसेंस मेंटेन करना है। ऐसे नहीं है कि लाइसेंस डॉक्टर जैसे एक बार ले लिया और हो गया, तो इतना ईजी नहीं है सेबी का लाइसेंस लेके उनको। वी आर मेंटेनिंग लास्ट 5 ईयर्स for the with the objective we do ethical work. The value of fees in financial advisory. तो fees का वैल्यू क्या है financial advisor? RIA are bound to regulation, only offer investment advice that investors best interest. जो investor के best interest में रहेगा वही हम advise करते हैं। This is also known as working for the investor in a fiduciary capacity or the capacity of trust. Thus, RIA charge fee and forgo commissions to avoid conflict of interest that distributions or agents face. तो नॉर्मली क्या रहता है, हर एक प्रोडक्ट में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट रहेगा या कौन सा भी, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है किसी भी एडवाइस को लेते समय। तो ये नहीं रहता है बिकॉज ऑफ फीस हम चार्ज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क प्रोफाइलिंग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि जब हम एडवाइस देते हैं तो वी टुक द रिस्क प्रोफाइलिंग एंड अंडरस्टैंड द व्हाट इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। If any person any products is chosen, it's like buying a medicine without knowing a medical history, इसलिए risk profile लिया जाता है। Research capacity, research is the backbone of financial advisory. Do you think it is a easy which can be done just by clicking some free websites? Research हर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म का एक बैकबोन है और वो कंपलसरी सेबी ने चेक भी किया है कि आपके पास रिसर्च कैपेसिटी है क्या, तो ही आप इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस ले सकते हैं। गुड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल फ्री। ओके, तो कि सबको लगता है कि आज फ्री वेबसाइट है, बहुत सारे ऐप्स चालू है, ग्रो है या जीरोदा है, आपको फ्री एडवाइस मिलते हैं या प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूशन करने को मिलता है, बट नॉट इतना ईजी नहीं है। there's no free lunch, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज वी रियलाइज सम एग्जाम्पल। गुड सब्सक्रिप्शन में मतलब एक्सपर्ट टीम रखनी पड़ती है, CFA लेवल का एम्प्लॉय हमारे पास है जो कि रिसर्च पे काम करते हैं। एंड एग्जांपल्स ऑफ लॉसेस ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च, आपको पता है कि रिसर्च नहीं रहेगा तो लॉसेस कैसे होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह से उस रिसर्च कैपेसिटी का बेनिफिट। तो जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमने देखा इक्विटी या किसी भी एसेट क्लास में बीट रियल इस्टेट, जब भी मार्केट रियल इस्टेट का हाई था तभी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। सेम सिचुएशन मैंने इक्विटी का मेरे पास डेटा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट किया है नॉर्मली जो इनफ्लो आता है, या इनफ्लो यहाँ पे लिखा है फिगर्स 1% इनफ्लो। जब मार्केट ग्रीन है ना, जब मार्केट नीचे रहता है उसको मैंने ग्रीन किया है, जब मार्केट हायर किया है उसको रेड बोला है यहाँ पे। तो 40% टाइम मार्केट में 40 साल में स्पेंड किया है रेड जोन में, मतलब हाई लेवल पे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब 80% इनफ्लो आया है। और लो में देखें, जब लो में रहे 28% टाइम और इनफ्लो सिर्फ 1% टाइम आया है।
So this is the biggest difference happens in the when we invest any asset class. So it happen क्यों होता है? Again, patience नहीं है. दूसरा research capacity नहीं कि is it right time to invest or what? You should know. लास्ट 5 साल के जो रिटर्न्स है, मैंने जो एग्जांपल लिया था कि 5 साल के रिटर्न्स नो एग्जिट मतलब नेगेटिव रिटर्न्स है, जो मैंने 31 दिसंबर को लिया था. अभी थोड़े से इम्प्रूव है, बट अगेन दीज आर नॉट मच पॉजिटिव जो हमने देखे हैं. बट हम जो स्ट्रैटेजी करते हैं कि SIP में जो इन्वेस्ट करते हैं वो ब्लाइंडली नहीं करते हैं, एग्जिट स्ट्रैटेजी थ्रू यूज करते हैं, और इसलिए हमारे रिटर्न्स नेगेटिव नहीं आए थे इन टर्म्स ऑफ जब हमने एडवाइस किया था मार्केट हाई वैल्यूएशन पे बाहर निकलना है. हम दिखाते हैं आपको कैसे किया था. तो आपने सबने देखा होगा कि सेंसेक्स तकरीबन 24 मार्च को 27,000 तक नीचे आया था 42,000 के. ओके, सो ऑलमोस्ट 3 साल के नेगेटिव रिटर्न 10% है. यही हमने एडवाइस दिया था हमारे ऑल क्लाइंट्स को फरवरी 2019 में. मार्केट इज हायर वैल्यूज, एक्शन रिक्वायर्ड. सब क्लाइंट्स को हमने बताया था कि करंटली वैल्यूएशन आर हाई एंड मार्केट कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए मंदी के लिए जा सकता है. तो हमने सभी क्लाइंट के वजह से फिक्स में शिफ्ट करवाए थे, अच्छे रिटर्न इक्विटी में थे तब. तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली. यू शुड नो द रिसर्च कैपेसिटी, मार्केट का स्टडी है क्या नहीं है, एंड देन ओनली इन्वेस्ट. और उसका फायदा जब पैंडेमिक सिचुएशन आया तब ऑलमोस्ट 30% लॉसेस हुए थे लोगों के. हमारे एक भी क्लाइंट को वो लॉसेस नहीं हुए. सो विथ एग्जांपल आई एम शोइंग यू कि हमने क्या मेल डाला था, किस तरह से एक्सप्लेन किया था. इन ये पेपर्स पे है रिटेल इन्वेस्टर का. ये हमारा खुद का रिसर्च का रिजल्ट है. रिटेल इन्वेस्टर्स रेज टेक इन द पुअर स्टॉक्स. जो रिटेल इन्वेस्टर जो मिड कस्टमर रहते हैं या जिनका इन्वेस्टमेंट रिटेल बोलते हैं कैटेगरी मार्केट के हिसाब से, उनका रिटेल इन्वेस्टमेंट पुअर स्टॉक्स में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. विथ एग्जांपल उन्होंने दिखाया किस तरह से उन्होंने किया. रिलायंस कम्युनिकेशन का आज लोगों ने जो इन्वेस्ट किया इस तरह से है. रिटेल में इन्वेस्टर था जून 2018 में 21% रिटेल इन्वेस्टर था. मार्च 2019 में 37, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए. स्टॉक आज के डेट में तो वो कंपनी डेट मतलब बंद हो चुकी है रिलायंस कम्युनिकेशन, बट लोगों का इन्वेस्टमेंट डबल हुआ रिटेल इन्वेस्टर का. क्यों? सस्ता है इसलिए ले रहे हैं. 1 रुपए में मिल रहा है तो ले लो. देन रिलायंस पावर देखिए, सेम सिचुएशन. रिलायंस इंडस्ट्री देखिए, सेम सिचुएशन. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेम सिचुएशन कि इंक्रीज रिटेल. जब स्टडी नहीं रहता है या ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है, सिर्फ बड़ा नाम देके इन्वेस्ट करना है, सेम सिचुएशन होती है इफ यू इन्वेस्ट इन ब्लाइंडली. So you should know how to do research and then you should invest. Importance of team. तो बहुत सारे एडवाइजर्स लोग रहते हैं, सिंगल काम करते हैं या सिंगल मैन डिपेंडेंसी है. Single person cannot do everything. If he goes for the meeting to the client, when he will do the find the time for business growth, when he do the time for research में time कितना मिला, when he find the best product and technology for service, when will find the monitoring and tracking of portfolio. तो टीम के बिना ये काम नहीं हो सकता. तो दिस इज अ जॉइंट एफर्ट्स. इट्स नॉट कि एक जन ने किया और हो गया. जैसे मैं आज सामने बैठा रहता हूँ, मेरी टीम इज वर्किंग, मेरे ऑफिस में है, कोई डेटा का काम कर रहा है, कोई रिसर्च का काम कर रहा है, एवरीथिंग इज बिग. पूरी टीम का काम है. ऐसे नहीं कि मैं आपको आया और मैं ही सब करूँगा, ऐसे नहीं है. टेक्नोलॉजी. तो 12 साल में मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें रियलाइज हुआ कि बिना टेक्नोलॉजी कौन से भी फॉर्म अच्छी तरह से नहीं चल सकती. तो वी हैव इन हाउस टेक्नोलॉजी टीम. विदाउट यूजिंग फ्यू सॉफ्टवेयर्स लाइक CRM, servicing clients properly is not possible. For using good and useful software which is safe from data security point of view and investments we do, quality doesn't come free. तो टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई है तो इस तरह से बनाई, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से है. तो हमारा एक खुद का पोर्टल है जहाँ पे आपको इन हाउस सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड है. आपका गोल्स क्या है, आपके एसेट क्लासेस कौन से है, नीचे देखिए. उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, आपके टास्क कौन से हमने दिए थे, हमारे टास्क कौन से हैं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है. ये तो कंप्लायंस भी है. और जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि
कम्युनिकेशन क्या हुआ था लास्ट हमारा, वी शुड बी नो एवरीथिंग। तो दिस इज अ डैशबोर्ड, यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स, हमारे टास्क, MIS प्लानिंग के लिए जो रखता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। एक मिनट। देन गोल की समरी, आपके गोल्स क्या है, गोल्स के हिसाब से अमाउंट कितना लगने वाला है, ये सब चीज़ें भी हमने यहाँ पे कवर की है। आपको इसका ट्रैक मिलता है। देन आपके टास्क कौन कर रहा है, मेरी टीम में से कितना कब किया है, कब टारगेट डेट है, ये सब आपको दिखता है। हमारी टीम कौन काम कर रहा है, टीम में से मेंबर, वो आपको पता चलता है। देन कैश फ्लो बजटिंग, तो दिस इज एंटायर कैश फ्लो, मतलब आपके इनकम टैक्स के कैश फ्लो, लोन्स के कैश फ्लो, पैसे कब जा रहे हैं, हेल्थ के कैश फ्लो, एजुकेशन के कैश फ्लो, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट जो चल रहे हैं उसके कैश फ्लो, गिफ्ट्स कुछ दिए, वो सब कैश फ्लो एनुअली भी लिखे हैं और मंथली भी है। तो आपको बजट भी करने को आता है कि एक्चुअली इतना हुआ, बजटेड इतना था इस साल का, बट एक्चुअली इतना हुआ, तो आप महीने का डाल सकते हैं। देन वी गेट गिव द रिमाइंडर्स आल्सो फ्रॉम आवर एड कि आपके डाइनिंग डिनर के लिए 100 रुपये हमने डिसाइड किया था या 2000 डिसाइड किया था। इफ यू स्पेंड मोर देन 1500, तो हमारे एंड से आपको ट्रिगर ईमेल आ जाता है या कम्युनिकेशन आ जाता है कि आपने आपके बजट के से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो दिस इज अ सिस्टम हेल्प अस वेरी प्रॉम्प्टली। देन अगेन टैक्स कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेशन भी करके देते हैं कि आपका ग्रोस सैलरी कितना है या ग्रोस इनकम कितना है, उसमें डिडक्शन कौन से सेक्शन में है, अलाउंसेस किस में है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम आपको एडवाइस करते हैं। तो इसका मतलब हम रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। आवर जॉब इज टू help you to have a tax planning, not to filing the returns. We have some CA associated with us, but that's not our job. Risk associated with distributor and agent, आप जो अभी किसी लोगों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे तो या एजेंट, तो क्या है, आपको फ्री ऑफ एडवाइस मिल रहा है, बट एक कोट है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर एडवाइस, यू आर द प्रोडक्ट। So be prepared to be bombarded with offers and insurance cross-selling of others suboptimal product over a period of time. So happen in the developed countries. So मैंने जो आपको एग्जांपल डायरेक्ट प्लान और रेगुलर का दिखाया था थोड़ी देर पहले रिसर्च कैपेसिटी में, वही है कि कितना डिफरेंस है देखिए रेगुलर और डायरेक्ट में। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, उसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में 2% और 1% का डिफरेंस है। तो रिस्क एसोसिएटेड, व्हाट आर द रिस्क आल्सो एसोसिएटेड, द डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो आपके पास जो एजेंट आ रहा है उसके व्हाट आर द रिस्क, whatever he advises he is not regulated, he is not regulated and recommendation are bias, recommendation bias हो सकते हैं और उसका इफेक्ट आपके लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट इस पे आ सकते हैं। दिस इज अ वार्निंग गिवन बाय सेबी टू द इन्वेस्टर्स। देखिए यहाँ पे मैंने आपका उसका सर्कुलर लिखा है, सेबी कॉशियस पब्लिक टू डील विद ओनली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे शब्द देखिए, ओनली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिसिस। इस मतलब सेबी जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब वर्ड यूज कर रही है ओनली, तो यू शुड अंडरस्टैंड आर वी टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द सेबी रजिस्टर। रिस्क एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट, सो व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का मैंने एक कंपैरिजन टेबल दिया है। ओके तो इस मैंने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द कवर्स किए कि ग्रेजुएट, अभी ये तो चेंज हो गया रिसेंटली 23 सितंबर को सर्कुलर आया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड बढ़ा रही है सेबी, ऐसे नहीं कि एक बार ग्रेजुएट लिख लिया तो ये 5 साल में 2 बार अमेंडमेंट आया गया कि आपको क्या क्या किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट को इफ यू आर अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो एजेंट तो कोई भी बन सकता है। ओके सो दीज आर द नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट। तो ये कम्प्लीटली फी बेस है। ये फी बेस क्यों है? बिकॉज इट्स अ कंसल्टेटिव एक्टिविटी और टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे नहीं कि एक मशीन में डाल दिया और आपको प्रोडक्ट मिल गया। इट्स अ कंसल्टेशन हैपेंस इन अ ईयर और ए टाइम वी गिव ऑलमोस्ट 1.5 day फॉर मेकिंग फाइनेंशियल प्लान एंड एक्सप्लेनिंग यू ऑल्सो। So it's a more of philosophy than just recommending products.
जो हम काम कर रहे हैं, इट्स अ फिलोसफी है, नॉट टू कि जस्ट आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड दिया हो गया। फी बेस से क्या होता है कि हेल्प्स द प्लानर टू प्रोवाइड अनबायस्ड फाइनेंशियल एडवाइस। आपको एक अनबायस्ड फाइनेंशियल एडवाइस देने का ऑटोमेटिकली एक इथिकल स्टैंडर्ड हो जाता है, बिकॉज हिज इंटरेस्ट टेकन केयर बाय द पे। इसमें इंक्लूड क्या रहता है? गोल प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, लोन प्लानिंग एंड रिटायरमेंट। It is a continuous process spanning a long time and requires a healthy professionals to build it. It is a continuous process. It's not कि one time हो गया, it's a continuous और लाइफ टाइम रहता है, तो इसलिए हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग का हम फीस जो चार्ज करते हैं, और तकरीबन फर्स्ट टाइम जो फीस लेते हैं वन टाइम फी है, दैट इज 25,000 कॉम्प्रेसिव फाइनेंशियल प्लानिंग की। देन फॉर द नॉन रेसिडेंट इंडियन हम चार्ज करते हैं 35,000 प्लस जीएसटी ऑन द फीस। और रेगुलर जो फीस रहती है वो हमारा परसेंटेज ऑफ असेट्स भी एडवाइस। सो अप टू 50 लाख रुपीज आपका असेट्स रहेगा तो 1% फी है हमारा। जैसे कि 50 लाख का रहेगा तो 50 लाख के ऊपर आपको सालाना 50,000 रुपये फी रहेगा। और हमने कैलकुलेट किया है मंथली बेसिस पे आपको हम इनवाइस देते हैं और यू हैव टू पे फॉर इट। जैसे 50 लाख के ऊपर आपका फीस बढ़ जाता है, आपको जो चार्जेस लगते हैं तो 80 पैसे लगते हैं। तो इस तरह से आपके जैसे जैसे असेट्स बढ़ते हैं तो चार्जेस कम लगते हैं। दिस इज अ रेगुलर फी विद चार्ज। तो उसमें हम आपको क्या क्या देते हैं? कन्वीनियंस देते हैं कि वी विल हेल्प यू टू डू इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, वी हेल्प यू टू अप्लाई फॉर लोन्स ऑल्सो, we help you to do an insurance policies all type of have from starting from health car insurance से लेके लाइफ इंश्योरेंस ऑल। आपको ट्रैकिंग बर्डन नहीं रहता है, डुप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इशू नहीं होता है, बिकॉज वन टाइम पोर्टल पे एक बार एंट्री हो गया, आपका डेटा कलेक्शन हो गया, तो इट्स अ वन टाइम फॉर एवरीवन। देन कंसोलिडेशन, आप बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि कंसोलिडेट नहीं है। कंसोलिडेशन मतलब एक जगह पे नहीं है। तो पीपीएफ अमाउंट का रियल टाइम मैंने पूछा, उनका बैलेंस कितना है वो पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा पासबुक, वैसे आंसर आता है। यूलिप का वैल्यू क्या है पता नहीं है। तो आपको एट अ वन सिंगल विंडो आपको ये सब चीज़ें रियल टाइम वैल्यू, मतलब आज का वैल्यू क्या है उस हिसाब से दिखेगा। होम लोन रहेगा या नेटवर्थ रहेगा वो आपको दिख जाएगा आपका कितना है कंसोलिडेशन। Even all these questions are related to you and your investment, but it is difficult to answer without some kind of help. So what is our offering? So we give you access, client portal है हमारा खुद का। जैसे मैंने बोला कि we have in house IT टेक्नोलॉजी कंपनी, तो वहाँ पे NSWealth का पोर्टल आपको दिया जाता है। देन वहाँ पे आप कंसोलिडेशन और मॉनिटरिंग कर पाएंगे। फाइनेंशियल प्लान अप्रूव्ड, एक्शन प्लान विल बी प्रोवाइडेड। आपको वंस फाइनेंशियल प्लान बन जाता है तो आपको एक एक्शन प्लान दिया जाएगा। देन गोल बेस्ड रिपोर्ट्स, आपको वहाँ पे आपकी गोल के हिसाब से प्रोग्रेस क्या चल रहा है वो दिख जाएगा। NSWealth टीम हेल्प यू टू मेंबर टू एग्जीक्यूशन of action plan, every action plan, ongoing member updates, then annually review, goal based reports and rebalancing. So ये सब चीजें आपको मिल जाएंगे when we offer a financial planning advisory services. So why choose us? तो एक तो मैंने अभी जो आपको सब बताया मैंने, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रस्ट एंड नॉलेज। इट्स नॉट कि जस्ट नॉलेज हुआ तो अच्छा है, ट्रस्ट भी होना चाहिए। वो ट्रस्ट किससे बन जाता है? आपको एक कितने साल इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस किया है या कितने क्लाइंट्स हैंडल किए, तो कॉम्पिटेंस है, कैरेक्टर है। जैसे बोला कि आज के डेट में जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, मैंने किसी भी क्लाइंट ने नहीं बोला है कि आपको सेबी रजिस्टर्ड लाइसेंस होना चाहिए, बट वो रहता है ना आपका खुद का एथिक्स होना चाहिए कि आपको जो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टैंडर्ड से उस हिसाब से चलना चाहिए। कैपेसिटी है, एजुकेशन है, रिजल्ट दिखा है मैंने, जैसे आपको दिखा है कि हमारे रिसर्च का रिजल्ट है कि एक भी क्लाइंट का हमने लॉस नहीं किया है। इंटीग्रिटी है, फाइनेंशियल प्लानिंग ही कर रहे हैं और इंटेंट भी क्लियर है। सो दैट्स व्हाई यू चूज अस। वी मेक, अभी मैंने जो बोला कि 1% फी जो हम लेते हैं उसके अगेंस्ट आपके लाइफ में आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है उसमें हमने 2% का भी डिफरेंस लाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला आपको कि 12%, 25 लाख पे 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो 2.41 करोड़ बन जाता है 20 साल में। और 25 लाख में 14% रिटर्न मिला तो 3.43% मिलता है। तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का डिफरेंस आता है। 2% हम एक्स्ट्रा अल्फा आपको एडवाइस कर सके या रिटर्न दिला सके।
सेम वे 30 साल में अब कितना फर्क पड़ता है देखिए, 25 लाख का 12% का 30 साल में 7.49 करोड़ हो जाता है, और वही 30 साल में 14% का 12.74 करोड़, ऑलमोस्ट 6 करोड़ ज़्यादा मिलता है. So this is a power of compounding and power of advice. So why us? Again, जैसे मैंने बोल रहा था कि सेबी रजिस्टर्ड हेज लीगल इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट 1 साल वैलिड रहता है, शॉपैक लाइसेंस है, सीएफपी है, न्यूट्रल और अनबायस सर्विस है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, टीम है, और एक है लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस फॉर विडो स्पाउस. You will be get time to focus on income, no follow up, no hard selling, we don't sell, you are in safe hands. So these are the some exclusive benefits. ये हम हर महीने एक अवेयरनेस और एजुकेट प्रोग्राम करते हैं सभी क्लाइंट्स को, जो मैं खुद एड्रेस करता हूँ. डिफरेंट टॉपिक्स पे रहता है, इंश्योरेंस का भी रहता है, कभी स्टॉक मार्केट रहता है, जहाँ पे आपका नॉलेज बढ़ सके और आपको नॉलेज आ सके. इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीव योर गोल्स. आज के डेट में आर यू कॉन्फिडेंस कि आर यू एबल टू अचीव दिस गोल्स. आपका एक बार फाइनेंशियल प्लान बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा मेरी करंट स्टेट ऑफ सिचुएशन क्या है, और मैं आपको एडवाइस कर आपकी रियल लाइफ में आप कहाँ पे हैं. इंश्योर एडिक्वेट कंट्रोल ऑन कैश फ्लो. आपका प्रॉपर बजटिंग किया जाता है तो इसलिए आपको एक कंट्रोल आ जाता है कैश फ्लो की, मेरा पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, और आपको पता भी चलता है. देन प्लान द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विदाउट वेस्टिंग एक्सेस मनी. We found there are many times कि people spend lot of money on the insurance, excessive insurance. तो वो नहीं होना चाहिए. तो हम एडिक्वेट कैसे करते हैं वो आपको एडवाइस करें. क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद एप्रोप्रिएट रिस्क. जब हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो स्टॉक्स में कुछ बनाते हैं, म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट इक्विटी में बनाते हैं, तो आपका रिस्क अंडरस्टैंड करके आपका गोल्स कब है उस हिसाब से करते हैं. प्रोटेक्ट यूर सेल्फ मेकिंग इरेशनल फाइनेंशियल डिसीजन. नॉर्मली हमारे लाइफ में हम इरेशनल बहुत सारे डिसीजन लेते रहते हैं. कुछ देखा, कुछ स्टिमुलेट हुआ, कुछ ने बोला, फ्रेंड ने बोला, तो आपके लाइफ में एक ऐसा बंदा मिल जाता है कि जो आपको अनबायस्ड एडवाइस कर सके कोई भी डिसीजन लेते समय. बी अ रोल मॉडल टू द नेक्स्ट जनरेशन, गाइड देम राइट. इफ यू डू प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग यू बिकम द रोल मॉडल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन फॉर पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज. तो नॉर्मली जो आपको एडवाइस मिलता है स्कैटर्ड फॉर्म में मिलता है, तो पर्सनल फाइनेंस में आपको एक सिंगल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन से आपको पर्सनल एडवाइस मिलेगा, विच हेल्प्स यू टू गिव अ करेक्ट एडवाइस, ना कि उसको जो लग रहा है उस हिसाब से. इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस थ्रू एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर. यू कैन इंश्योर जो एडवाइस आपको मिल रहा है तो एक्सपर्ट से मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कमीशन लेके या फ्रेंड से मिल रहा है. इट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. डेवलप हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी एंड हैव अ पीस ऑफ मनी. एक पैसे में देखने का जो एटीट्यूड रहता है हमेशा लोगों का ग्रीडी रहता है. एक ग्रीडी क्यों रहता है, तो उनको क्लैरिटी नहीं रहता है कि मेरे लाइफ में कितने पैसे मुझे चाहिए, कब चाहिए. तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग गिव्स यू दैट ब्लूप्रिंट कि आपको कितना चाहिए, हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो एक पैसे को देखने का नजरिया आपका एक ग्रीडी नहीं होता है, एक हेल्दी हो जाता है, और आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद, और आपको क्लैरिटी मिल जाती है आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है आपकी करंट. So our work is recognized by the Economic Times. So मैं 12 साल से काम करता हूँ. Some few families are you can see the photos of clients where we handle. तो उनके फोटोज आए हैं जो हमने एडवाइस किए थे. So that's it.